सो कैसे मेरे प्रश्न, आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन का लघुत्तरीय प्रश्न। पिछले क्लास में प्रश्न हम लोग संपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिए थे, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन था सारा हम आपको बता दिए। अगर वीडियो नहीं देखे भाई साहब तो प्लेलिस्ट बना है वहां से देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जी। चलिए प्रश्न तो आज क्लास शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 1 से 10 तक आपका है, जो भी एग्जाम में बार बार आते हैं वो प्रश्न हम आपको बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में पदार्थों का परिवहन की परिभाषा दे। मेरे पास तो चैप्टर का नाम ही है परिवहन, तो आपसे पूछा जा रहा है परिवहन के परिभाषा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, यहां से आप लिखना शुरू कीजिए। बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन लघुत्तरीय। फर्स्ट का आंसर होगा प्रश्न तो जीवों के शरीर में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। नाम में है परिवहन, वहन का मतलब प्रश्न क्या होता है, बहना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी पदार्थ में प्रश्न तो आता है और जाता है, तो उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीवों के अनुसार, कि जीवों के शरीर में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक, ठीक है, समझिए कि जीव के शरीर है भाई साहब, अब कोई पदार्थ है जो एक भाग से दूसरे भाग तक और दूसरे भाग से तो एक भाग तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको परिवहन याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम वाहिनियों के जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। देखिए प्रश्न तो पिछले वीडियो में हम बनाए थे ना, इसका वीडियो बना हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वालिटी आती था, लेकिन सारा का प्रश्न तो ज्यादा ही लॉन्ग कर दिए थे। आज इस वीडियो में प्रश्न हम शॉर्ट किए। बोले सर जी क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। ये सब क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में दूसरा नंबर नहीं पूछा गया है। चलिए, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। तो छोटा में और सटीक है एकदम, ठीक है। उसी का प्रश्न तो हम लोग छोटा में निकाल के लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, इसको हम लोग यहां से लिखेंगे। थर्ड का आंसर, कोशिका में कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसर्जन द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में जल प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए प्रश्न तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये वीवीआई हम कर देते हैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे आएगा कि मूल रोम कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा आपको, प्रश्न तो विसर्जन लगाना है, विसर्जन द्वारा पहुंचता है, ठीक ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो 4था नंबर जरूर आएगा भाई साहब। देखिए प्रश्न तो सबसे पहले हम आपको बताए थे बाष्पोत्सर्जन होता क्या है। जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे के बात रंध्रों से जल का वाष्पन होता है। कोई भी पेड़ पौधा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पेड़ पौधा ऐसे ही बना देते हैं बोले सर जी देखिए ये जड़ है, तो नीचे जड़ प्यास तो किस पे रहता है, जमीन पे, तो नीचे से ही वो जल ले जाता है, ठीक है जी। और वो यहाँ पे जो भी पत्ती होते हैं उससे बाष्पोत्सर्जन होता है। तो समझिए कि नीचे से ऊपर तक पानी कौन ले जाता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में ही। तो जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे के बात रंध्रों से जल का वाष्पन होता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब इसी में लिखेंगे कि यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। देखते हैं भाई साहब, साल भर में पत्ती भी 2 बार गिर जाता है। जब ज्यादा गर्मी के टाइम आता है तो नीचे से क्या होता है, पानी, जड़ कहता है भाई साहब पानी दो हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर पत्ती, बहुत पेड़ होशियार होता है, सारा पत्ती गिरा देता है। तो पत्ती भाई साहब जब गिर जाएगा तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है, ठीक ना। तो इसीलिए प्रयास तो कम पानी में भी पेड़ जीवित रहता है जी। तो इसी प्रकार आपको यहाँ से लेकर प्रयास तो यहाँ तक लिख लेना है। और ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से भी आ सकता है कि किस क्रिया के द्वारा पौधों में तापक्रम संतुलन बना रहता है। तो आपको लिखना है बाष्पोत्सर्जन। बहुत ही अच्छा। देखिए प्रश्न तो अगर परिवहन पूरे चैप्टर का प्रश्न तो आपको एकदम नोट्स चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट, जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वाला कहते हैं ना कि सर जी वही क्वेश्चन दीजिए जो एग्जाम में भी आ जाए और काम भी कर जाए। तो हम प्रश्न तो आपको नोट्स मिल जाएगा एकदम बिल्कुल। यहाँ से प्रश्न तो देखिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए तब, ठीक है। और प्रयास तो ये सब का आपको डाउनलोड कर लिया तो फ्री में मिल जाएगा, किस ऐप पे, यूट्यूब स्टडी ऐप पे। चलिए प्रयास तो और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिछला बार में प्रयास तो वीडियो 70,000 लोग देखे हैं, 70,000 व्यू है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। आपको प्रयास तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं प्रयास तो नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दिशा एवं द्विदिशीय स्थानांतरण से क्या समझते हैं। तो स्थानांतरण मतलब बताया था प्रयास तो क्या स्थान का चेंज करना, और एक दिशा का मतलब होता है एक ही दिशा की ओर जाना, और द्विदिशीय प्रयास तो दोनों दिशा में आ भी सकता है जा भी सकता है, उसी को तो बोल सकते हैं द्विदिशीय और एक दिशीय। जब इतना समझ गए तो आइए प्रयास तो इसका भी लिख भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर प्रयास तो कुछ इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा से लिख दिए, एकदम आपको याद ही हो जाएगा। देखिए, जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है। जो जाइलम है प्रयास तो वो जल और खनिज लवण का स्थानांतरण कहाँ करता है, ऊपर की ओर। सिर्फ ये भाई साहब जैसे कोई भी पेड़ पौधा है तो ये ऊपर की ओर ले जाएगा। कौन, ऐसे भी आपको बताया था प्रयास तो कि जाइलम किस चीज को ले जाता है जी, जल को। ठीक है, ट्रिक ही है, जाइलम जल, फ्लोएम फल यानी भोज पदार्थ को। तो ये मेरे पास तो एक दिशा कहलाते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक दिशा की ओर जाता है। ठीक है भाई साहब, और इसी का प्रयास तो लिखना है कि जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। ये भाई साहब ले भी जाता है खाद्य पदार्थों को, और ये भाई साहब ले भी आता है, तो ये दोनों की ओर हो गया। तो इसी का प्रयास तो दोनों की ओर होता है, तो इसीलिए इसे द्विदिशीय कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग प्रयास तो आप लोग सही कर लीजिए, क्योंकि ये हम 12 बजे रात के लिखे। आप ही बताइए भाई साहब, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, आपसे एक मांगते हैं क्या, एक छोटा सा सब्सक्राइब, और एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिए, जिससे प्रयास तो क्या होता है ना, उत्साह मिलता है। ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल समझिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा कि जाइलम प्रयास तो किसका परिवहन करता है, तो जल का, और फ्लोएम किसका करता है, भोज पदार्थों का। याद आपको रखना है ये दो चीज। और जाइलम है जो सिर्फ ऊपर की ओर, और फ्लोएम है जो दोनों दिशा में। तब ये जो नाम है भाई साहब, आपसी से पूछेगा कोई एक दिशा बताइए, यानी सर जी एक ही दिशा में कोई जाएगा। और देखिए द्विदिशीय बताइए, यानी द्विदिशीय दोनों दिशा में। तो इसी प्रकार आपको लिख लेना है। आइए प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 तो यही था, और इसे हम लोग 4 लिख दिए हैं। यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 होगा क्योंकि प्रयास तो आपको 4 तक तो बता ही दिए थे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजनक वाहक है कैसे। जो बोल रहे हैं प्रयास तो कि लाल रक्त कोशिका होता है वो ऑक्सीजन को वाहक है, यानी ऑक्सीजन को ले जाता ला जाता कैसे। तो ध्यान दीजिए भाई साहब, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी, ठीक है, में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न कि रक्त का लाल क्यों होता है, रक्त का जो प्रश्न लाल रंग का क्यों होता है, तो आपको लगाना है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इसी कारण रक्त के रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के अणु की क्षमता ऑक्सीजन के चारों अणुओं से संयोजन की होती है। संयोजन के प्रयास तो बोलने का मतलब है जुड़ा हुआ होता है। जो हीमोग्लोबिन के अणु होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है, और इसी गुण के कारण ऑक्सीजनक वाहक कहते हैं। और जबकि प्रयास तो एक होता है WBC, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका या व्हाइट ब्लड सेल। तो इसमें प्रयास तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन को वाहक नहीं है। ऑक्सीजन के वाहक कौन है जी, आरबीसी, जिसका प्रयास तो नाम क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे रेड ब्लड सेल। चलिए भाई साहब, फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि रेड ब्लड सेल प्रयास तो जीवन अवधि कितना दिन है। आप लोग कमेंट करके छाप दीजिए, आरबीसी के जीवन अवधि कितना दिन है, बेचारा कितना दिन जीता है, कितना दिन मरता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब 7 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं में किस प्रकार भिन्न है। देखिए भाई साहब, सिंपल बोला जा रहा है आपको कि WBC और RBC में अंतर क्या है। भिन्न का मतलब वही हो गया, अंतर क्या है। चलिए तो जान लेते हैं भाई साहब। देखिए प्रयास तो इस प्रकार हम लिख दिए, यहाँ पे आपको लिख लेना है लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। फर्स्ट में लिखिएगा, इसमें हीमोग्लोबिन तत्व पाया जाता है RBC में, इसमें हीमोग्लोबिन तत्व नहीं पाया जाता है। सेकेंड नंबर, रक्त में RBC की संख्या अधिक होती है जबकि प्रयास तो WBC की संख्या कम होती है। थर्ड नंबर लिख लेंगे, ये ऑक्सीजनिक का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का भाई साहब क्या करता है, परिवहन करता है, जबकि ये प्रतिरक्षी बनाती है जो आक्रमणकारियों से लड़ती है। तो इस प्रकार प्रयास तो आपको ये तीनों लिख लेना भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये देखिए, जो भी हम VVI करते हैं भाई साहब, उसको आप लोग को जरूर याद करना है। हंसते हुए याद कीजिए या रोते हुए याद कीजिए, आपको याद तो
करना होगा मेरे प्यार तो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन याद करके हम साइंस में 90 पार किए थे। आज से नहीं, आज से 6 साल पहले। अगर आप मेरे प्यार तो इसी सब को जो विद्यार्थी करते हैं वो 100 में 100 लाए हैं। मेरे स्टूडेंट प्यार तो साइंस में इसी बार 100 में 100 लाए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप भी ला सकते हैं। बस हमारे द्वारा प्यार तो जो बनाया गया है ना SP नोट्स, वो नोट्स ले लीजिए। इसमें पास तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे सारा बताया रहेगा, VVI किया रहेगा। ऐसे तो आपको पूरा चैप्टर को मिल जाएगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ना उसमें या तो BM या तो VVI पास तो किया रहेगा। चलिए तो 8 नंबर को हम लोग जान लेते हैं 8 का आंसर, कि ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं। इसे विषाणु भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो एग्जाम में मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है भाई साहब, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। बोलेगा कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो यही आपको रहेगा ऑप्शन में, ठीक है ना, रक्त पट्टिकाणु या मेरे पास तो प्लेटलेट्स, इसी प्रकार आपको रहेगा जी। तो या विषाणु भी रहेगा या मेरे पास तो थ्रोम्बोसाइट्स, आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। ये भाई साहब अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा कम से कम 5 बार पूछा गया है मेरे प्यार तो, कम से कम 5 बार। कितने नंबर में, कभी 2 में भी, कभी 5 में भी। ऐसे में प्यार तो आप शुरू से लेके 10 तक याद कीजिए या ना कीजिए, अभी आप जस्ट मेरे प्यार तो धमनी और शिरा में अंतर याद कर लीजिए। देखिए भाई साहब, आपको लगता होगा कि सर झूठ बोल देते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिएगा ये क्वेश्चन कम से कम आपसे ना 7-8 बार मुलाकात कर लेगा। हम तो 5 ही बार लिखे, 7-8 बार आपको मिल जाएगा। चल पैर तो जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अंतर वाला क्वेश्चन रहे ना तो हमेशा आपको ऐसे लिखना है, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। देख रहे भाई साहब, बहुत जल्दी जल्दी ये लिखा गया, नींद में लिखे हैं, ठीक ना, आधी नींद आ रहा था तो उन पैर तो आपके लिए फिर भी लिखे हैं। तो आपको फर्ज बनता है कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको पैर तो एक सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, फ्री की बात है, दबा दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। इस देखिए पैर तो एक साइड लिखना है धमनी और एक साइड लिखना है शिरा। धमनी में लिखेंगे कि इसके द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त का प्रवाह विभिन्न अंगों में होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में विभिन्न अंगों का प्रवाह शुद्ध रक्त का कौन करता है, तो धमनी, ठीक है। ये मेरे प्यास तो क्या करता है ना कि शरीर है, जैसे समझिए, बोलिए सर जी ये क्या है ये मानव शरीर है, तो यहाँ से मेरे प्यास तो ये पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, कौन, धमनी। जबकि शिरा की बात करें तो इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को जमा कर हृदय में पहुंचाया जाता है। आपको पता है ना कि रक्त की एक बार मृत्यु होती है, RBC और WBC की ना मेरे प्यास तो 120 दिन और 7 दिन। तो ये क्या करता है कि पूरे जितने भी अशुद्ध रक्त है शरीर में सबको ले जाकर प्यास्तो फेफड़े के पास ले जाता है और उसे फिर ऑक्सीजन से मिला के शुद्ध किया जाता है। तो वो शिरा का काम है। शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को जमा कर हृदय तक पहुंचा देता है। और प्यास्तो धमनी क्या करता है कि हृदय से पूरे शरीर में पंप कर देता है शुद्ध रक्त को, ठीक है जी। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है, धमनी, और अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है, यानी जमा कौन करता है, शिरा। देखिए भाई साहब, वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाता है इनफैक्ट तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो बनाए थे ना उसमें हम सिर्फ आपको आंसर करवाते चले जाते थे, लेकिन इस बार नहीं, आप लोग बोलते सर जी थोड़ा समझाते भी चलिए जिससे क्लियर ही हो जाए। अब सेकंड नंबर इसी का लिखिए कि इसकी दीवार जो होती है मोटी और लचीली होती है। मोटी तो होती है लेकिन लचीली होती है। और इसका लिखिए पैसो कि इसकी दीवार पतली होती है, ठीक है, इसकी दीवार पतली होती है। थर्ड नंबर लिख लीजिएगा, इसमें रक्त का प्रवाह उच्च दाब पर और तीव्र गति में होता है। इसमें रक्त का प्रवाह उच्च दाब पर और तीव्र गति में होता है, यानी जल्दी जल्दी तेजी से होता है। और इसमें रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है। इस प्रकार प्रश्न धमनी और शिरा में अंतर आप लोग लिख लीजिएगा। मात्र 3 है, याद कर लीजिएगा, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट है मेरे प्यार तो रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। नामे है द्विगुण, यानी मेरे प्यार तो ये 2 गुण प्रकट करता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट है और अभी तक भाई साहब आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो भाई साहब क्या कर सकते हैं, जो ईमानदार बच्चे होंगे जिनका सपना है कि मेरा सर जी 450 प्लस आए, टॉपर में नाम आ जाए सर जी, तो वो मेरे पास तो अच्छे से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि सारा VVI क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी। सारा गेस क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे ना वो मेरे पास तो हमारे चैनल पे बहुत पहले आ जाता है 2024 में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से लड़ा है तो वो मात्र एक संस्था है जिसका नाम है UTM स्टडी, ठीक है भाई साहब। आप अपने भाइयों बड़े जो भाई होंगे उनसे पूछ सकते हैं। आइए प्यास तो 10वां नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। परिवहन को एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। जो परिवहन का चक्र होता है प्यास तो जैसे ये मान ले 1 बार गुजरने में 2 बार लगता है, ठीक है।
देखिए 2 बार गुजरता है, इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। जब 2 बार होगा तो द्विगुण कहलाएगा। इसमें रक्त का अर्थ हृदय में भरना फिर उसका बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है। एक चक्र कब कहलाएगा भाई साहब? जब प्रश्न तो हृदय में भरना फिर उसके बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है। यही चक्र कई बार होता है? 2 बार होता है, तो इसी को हम लोग परिवहन के द्विगुण कहते हैं। तो 10 का प्रश्न तो आंसर भी आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो भाई साहब आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसा लगा, और बहुत जल्द मेरे प्रश्न तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे प्रश्न तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते हैं। और जितने भी VVI क्वेश्चन आएंगे इसमें भी हम बता देंगे प्रश्न। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।